हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो एलएलबी का एक सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को शुरू करने से पहले हम इन वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। सो इंटेलेक्चुअल वर्ड इंटेलेक्ट से लिया गया है, जिसका मतलब है क्रिएटिविटी या माइंड। सो जो चीज़ें हमारे माइंड की क्रिएटिविटी से बन रही हैं वो हमारा इंटेलेक्चुअल हो गया। प्रॉपर्टी मतलब बंडल ऑफ राइट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे हमारा राइट हो। और राइट खुद क्या होते हैं? राइट पावर टू सेल, मॉर्गेज, चेंज और डिस्ट्रॉय दी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल करना, यूज़ करना, चेंज करना है या डिस्ट्रॉय करने के पावर को हम राइट्स कहेंगे। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन अपने माइंड की क्रिएटिविटी से बनाते हैं। जैसा कि बुक राइटिंग। अब बुक लिखना एक क्रिएटिविटी है, क्योंकि हर कोई तो बुक नहीं लिख सकता है ना। इसी तरह म्यूज़िक कंपोजिंग, अब म्यूज़िक कंपोज करने में भी एक क्रिएटिविटी यूज़ होती है जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। सो ये था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द एक्सक्लूसिव राइट्स विच अ पर्सन एंजॉयज विथ रिस्पेक्ट to his or her intellectual property are called as intellectual property rights। अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल, चेंज या डिस्ट्रॉय करने की पावर को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहेंगे। जैसे अगर जो एक ऑथर अपनी बुक लिखता है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी बुक को डिस्ट्रॉय करे, सेल करे, लो प्राइस पे सेल करे, हाई प्राइस पे सेल करे, या फिर अपनी बुक को ट्रांसलेट करे या किसी और को ट्रांसलेट करने का मौका दे या किसी और को ट्रांसलेट करने का राइट दे। सो ये जो राइट्स होते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, द लॉ विच प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो कानून जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं। वैसे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की काफ़ी काइंड्स है, लेकिन हम मेनली यही 3 काइंड्स पढ़ते हैं: कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। कॉपीराइट जिसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे बुक राइटिंग, म्यूज़िक कंपोजिंग। पेटेंट किसी चीज़ को इन्वेंट करना, कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, उसे हम पेटेंट कहते हैं। ट्रेडमार्क एक प्रोडक्ट को या सर्विस को दूसरी प्रोडक्ट और सर्विस से सेपरेट करने को ट्रेडमार्क कहते हैं। हम इन 3 चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसका ओवरव्यू दे दिया है मैंने। सो ये थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की काइंड्स। और अब हम पढ़ेंगे मेजर ट्रीटीज एंड कन्वेंशन रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट कैसे हुई। सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन जो कि 1883 में हुआ था। पेरिस कन्वेंशन सिर्फ ट्रेडमार्क और पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही बताता है। उसके बाद बर्न कन्वेंशन जो कि 1886 में हुआ था। और बर्न कन्वेंशन सिर्फ कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताता है। उसके बाद WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, देन पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी, बुदापेस्ट ट्रीटी, देन मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 में हुआ था, हार्ग एग्रीमेंट जो कि 1961 में हुआ था, और उसके बाद ट्रिप्स एग्रीमेंट और मराकश ट्रीटी जो कि लेटेस्ट 2013 में हुआ था। सो ये थी कन्वेंशंस और ट्रीटीज़। अब हम इन सब को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो मेन कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन जो 1883 में हुआ था,
It was the first step to protect the intellectual property at international level. पेरिस कन्वेंशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप था, वरना पहले ये था कि सपोज के फ्रांस के किसी सिटीज़न ने कोई चीज़ इन्वेंट की है और कोई यूएसए का टूरिस्ट आया हुआ है जो कि फ्रांस विजिट करने आया है और उसने वो चीज़ देखी है और उसने उसका पैटर्न भी देख लिया कि ये किस तरह बनी हुई है, फिर उसने वही चीज़ जाके अपनी कंट्री यूएसए में बना ली है और उसका पेटेंट अपनी कंट्री में क्लेम कर लिया। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे तो फ्रांस और यूएसए में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले वो चीज़ वो किस कंट्री के सिटीज़न ने बनाई थी, फ्रांस के सिटीज़न ने बनाई थी या यूएसए के सिटीज़न ने बनाई थी। सो इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ it applies to industrial properties like patent, trademark, industrial design, geographical indication. पेरिस कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। इसके बाद राइट ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो भी शख्स अपनी इन्वेंशन को लेके पहले आएगा उसे ही सबसे पहले पेटेंट दिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है कॉमन रूल्स फॉर फिलिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब हर कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम करने के लिए सेम ही प्रोसीजर होगा। और उसके बाद बर्न कन्वेंशन हुआ था जो 1886 में हुआ था। अब इट प्रोटेक्ट्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। जो पेरिस कन्वेंशन था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्क्स को प्रोटेक्ट करता था, मगर जो बर्न कन्वेंशन हुआ था 1886 में वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क मतलब के कॉपीराइट वर्क के राइट को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स राइट फॉर ऑथराइजेशन, ट्रांसलेशन, परफॉर्म इन पब्लिक एंड मेनी मोर। ये ऑथर की ऑथराइजेशन या उसकी बुक या सॉन्ग को ट्रांसलेट करना, उसकी बुक को या उसके वर्क को पब्लिक में एज अ प्ले ड्रामा प्ले करना, इस तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टॉकहोम में 1996 में साइन हुआ था। Paris Convention and Bern Convention get united and were replaced by WIPO in 1970. अब पेरिस कन्वेंशन सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्क्स। पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन गेट यूनाइटेड एंड वर रिप्लेस्ड बाय WIPO इन 1970। पेरिस कन्वेंशन सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्क्स के बारे में बात करता था और बर्न कन्वेंशन सिर्फ कॉपीराइट के बारे में। सो 1970 में इन दोनों को यूनाइट किया गया और इन दोनों को यूनाइट करके WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन दोनों कंबाइन करके इनकी लॉज और राइट्स बनाए गए। इट वाज क्रिएटेड टू इनकरेज क्रिएटिविटी। एंड फोर्थ पॉइंट, in 1974 WIPO became part of the United Nation और 1974 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन गया। सो दैट्स ऑल। अगर जी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।